तो जनवरी को गणित विषय के पेपर में धमाल मचाने के लिए हम आप सभी लोगों के समक्ष लेकर आए हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी गणित विषय का मॉडल पेपर। हम समय को बिना लॉस किए हुए इस पूरे मॉडल पेपर को हल कराएंगे। सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक देखेंगे। हर एक विद्यार्थी 95 प्लस अंक ला के रहेगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न सभी को पता है कि पहला प्रश्न जो होता है वो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पहला वाला एकाकी अच्छादक वाला ही, ठीक है, या तो फिर सतुल्य सम्मित संक्रामक संबंध पर देखने को मिलेगा। तो पहले का पार्ट हम देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बहुत ही फास्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि एक समुच्चय है हमारे पास, एक समुच्चय है, मान लेते हैं S बराबर 1, 2, 3, 4। ये एक समुच्चय है और इस समुच्चय में एक रिलेशन आपको परिभाषित है। रिलेशन क्या है कि 1, 2, ठीक है, 1, 2 से संबंधित है, फिर 2, 2 दिया है, फिर क्या दिया गया है 1, 1 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है 4, 4 भी दिया गया है, यानी 4, 4 से संबंधित है, 1, 3 भी दिया गया है और 3, 3 भी दिया गया है, मतलब 3, 3 से संबंधित है और 3, 2 से भी संबंधित है। अब आपको ये बताना है कि ये संबंध सतुल्य है, मतलब चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सतुल्य चेक करते हैं। सतुल्य के लिए मैंने बताया था कि कोई एलिमेंट जब स्वयं से संबंधित होता है, समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट जब स्वयं से संबंधित होता है तो वह संबंध एक सतुल्य संबंध कहलाता है। तो समुच्चय में 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। 1, 1 से संबंधित है रिलेशन में, जी हाँ है। 2, 2 से संबंधित है, जी हाँ 2, 2 से संबंधित है। 3, 3 से संबंधित है, हाँ 3, 3 से संबंधित है। चौथा एलिमेंट है 4, 4, 4 से संबंधित है, जी हाँ संबंधित है। तो समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, अतः यह दिया गया संबंध क्या होगा, सतुल्य संबंध होगा। इसे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होने की वजह से यह संबंध एक सतुल्य संबंध है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें सममित संबंध की। अगर हम सममित संबंध की अगर बात करें तो सममित संबंध है कि नहीं है, चलिए देख लेते हैं। सममित संबंध के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जैसे 1, 2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो 1, 2 दिए गए रिलेशन में है, इस रिलेशन में है, तो आप चेक करेंगे कि 2, 1 है कि नहीं, तो 2, 1 कहीं पर नहीं है, अतः यह संबंध जो है सममित संबंध नहीं होगा। अगर A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अर्थात A B से संबंधित है, तो B भी A से संबंधित होना चाहिए, तभी वह दिया गया संबंध आपका सममित संबंध कहलाता है। और यहाँ पर यह कंडीशन नहीं फॉलो हो रही, इसलिए संबंध आपका सममित नहीं होगा। मानते हैं इस बात को। बढ़ते हैं आगे। संक्रामक संबंध में क्या होता है, संक्रामक संबंध की परिभाषा होती है कि अगर A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और B, C दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, फॉर ऑल A, B आना चाहिए दिए गए सेट से, तब कंडीशन निकलनी चाहिए इन दोनों स्थितियों से कि A, C भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करे, तब जाके कोई संबंध जो होता है संक्रामक होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1, 2 जो है दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, साथ ही में 2 से अगर कोई स्टार्ट करे तो 2, जैसे मान लीजिए 2 से स्टार्ट है कोई, 1, 2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अच्छा 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 2 ही आएगा, फिर 1, 2 तो इसी में मिलेगा ही। कोई भी जो क्रमित युग्म होता है वो 2 बार नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो 1, 2 तो 1, 2 तो इसमें है ही है, तो ये पहली बात तो संक्रामक होगा। क्या होगा, ये संक्रामक होगा, ठीक है। संक्रामक में ये भी होता है कि अगर A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, फिर B, C अगर नहीं मिल रहा है तब भी वो संबंध संक्रामक होता है, ठीक है। अगर B, C से संबंधित है तब A से C संबंधित होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। लेकिन 1, 2 से संबंधित है, फिर 2, 2 से संबंधित, तो 1, 2 तो इसी में है ही है, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पर 4, 4 से कोई स्टार्ट है नहीं, 1, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 से यही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से अगर देखें तो ये 3 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 3, 2 तो 1, 2 से संबंधित होना चाहिए, जो कि इसमें है, ठीक। तो कंडीशन फॉलो हो रही, मतलब ये संबंध आपका संक्रामक है। संक्रामक की यही कंडीशन होती है कि अगर A, B से संबंधित है और B, C से संबंधित है तब A से C संबंधित होना चाहिए, लेकिन अगर कोई किसी से संबंधित नहीं तब भी दिया गया संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। तो यह संबंध क्या है, सतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि R स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग गया है लेकिन समझ में जरूर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं खा पाठ की ओर। मान लीजिए कि fx बराबर 3x, अभी पिछले मॉडल प्रश्न पत्र में आपको सॉल्व कराया है कि fx बराबर जो 3x है, ये जो फलन है वास्तविक संख्या के लिए, यानी जो फलन है वो रियल टू रियल परिभाषित, इसका मतलब फलन का जो प्रांत आएगा वो वास्तविक संख्या से आ जाएगा और फलन का जो सह प्रांत आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या से आएगा। तो एकाकी के लिए क्या करते हैं, एकाकी के लिए fx1 बराबर हम fx2 दिखाते कि नहीं। तो जब 3x1 बराबर हम 3x2 करेंगे भैया, तो 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर x2 आएगा। इस कंडीशन से ये सत्य सिद्ध होता है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, अतः जो फलन है वो हमारा क्या है, एकाकी है। फलन क्या हमारा एकाकी है। और इसी तरीके
तरीके से मैंने इसको क्या किया था, आच्छादक भी प्रूव किया था। आच्छादक के लिए क्या किया था, आच्छादक के लिए मैंने, आच्छादक के लिए कंडीशन होती है कि एफ एक्स को वाई के बराबर दिखाइए। एफ एक्स के स्थान पर 3x है, 3x बराबर वाई, एक्स का मान निकालिए y/3। अब इसी में वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स के स्थान पर y/3, और यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर कितना था 3x, 3x के स्थान पर कितना रखोगे y/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ y/3 बराबर आ गया y। अब आप देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर है। आप एफ एक्स बराबर y मान के चले थे और एफ एक्स बराबर y आपने प्रूफ कर दिया, ये माना जाता है, यहाँ पर ये मान के चला जाता है, ठीक है। और वही चीज़ हम ला करके लास्ट में अगर प्रूव कर देते हैं x का मान y के पदों में निकाल करके, तो ये कहा जाता है कि जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर है। और सह प्रांत जब परिसर के बराबर होता है तो कहते हैं कि जो फलन है वो आच्छादक है। फलन आच्छादक कब होता है, जब सह प्रांत परिसर के बराबर होता है। और सह प्रांत परिसर के बराबर कब होता है, जब ये कंडीशन आती है। एकैकी फलन कब होता है, जब एक अवयव का एक प्रतिबिंब बनता है। बीजगणितीय रूप से x1 बराबर x2 दिखा दें, अगर fx1 बराबर fx2 दिखाने के बाद x1 बराबर x2 आ जाए तो वह फलन एकैकी होता है, ठीक है। तो ये एकैकी भी है और ये आच्छादक भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर। तो गा पार्ट में क्या दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है, ठीक। एक आव्यूह का मान कितना दिया गया भैया, 2 4 2 4 3 2। और एक आव्यूह बी दिया गया है, जो बी आव्यूह दिया गया है उसमें दिया गया है 1 3 -1 5, ये दिया गया है। और ये कहा जा रहा है -2 5 दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ए बी निकालिए। क्या निकालिए, ए बी, मतलब ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए लिखेंगे 2 4 3 2 और बी आव्यूह को लिखेंगे 1 3 -2 5 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना सभी लोगों को आता है। इसके ऊपर हम लाइन खींचेंगे और बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 1 से 2 1 कम 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से और दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, 4 दूनी 8 माइनस का 8। फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे 3 दूनी 6 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब पहली रो का दोनों कॉलम से हो गया, दूसरी रो का दोनों कॉलम से बारी बारी से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 कम 3 और 2 दूनी कितना भाई माइनस का 4, 3 त्रिक का 9 और 2 पंची कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ए बी बराबर आपका निकल के आ जाएगा 2 से 8 गया -6, 6 और 20 कितना हो जाएगा 26 और 3 से 4 जाएगा -1, 9 10 कितना हो जाएगा 19। तो ए बी का मान आ जाएगा -6 26 -1 19, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। स्पीड भैया थोड़ी सी मेंटेन करके ही चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र काफ़ी बड़ा होता है ना, तो सॉल्व कराने भाई वक्त लगेगा, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मुझे प्रैक्टिस करानी हर एक क्वेश्चन की भाई। सभी विद्यार्थी भाई ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, व्हाइट बोर्ड पर मेहनत की जा रही है, तो आप सभी लोगों का दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण दिए गए हैं। वेक्टर ए का परिमाण का मतलब वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। और जो दूसरा सदिश वेक्टर बी, इसका जो मॉड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और कहा जा रहा है कि दोनों सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो कितना दिया गया है, √6 दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इनके भी दोनों सदिशों के बीच कोण निकालिए। तो आप जानते हो 2 सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा होता है, जहाँ थीटा जो होता है वो दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। तो जब कॉस थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मॉड वेक्टर ए और बटे में इंटू में मॉड वेक्टर बी। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे √6 है। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे √3 है। और मॉड वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √6 और बटे में ये कितना हो जाएगा 2√3। इसको आप ले सकते हो कॉस थीटा बराबर √6 को ले सकते हो √2 गुणे में √3 लिखा जा सकता है कि नहीं, और नीचे हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा √2, 2 को ले सकते हो नीचे √2 और गुणे में √2, √2 से √2 कैंसिल। तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटे में √2, ठीक। अब कॉस कितने की वैल्यू 1 बटे √2 होती है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री की वैल्यू। तो थीटा यहाँ से कितना निकल के आएगा 45 डिग्री। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अंगा पार्ट की ओर। अंगा पार्ट में देखिए क्या बोला गया, अंगा पार्ट में ये बोला गया कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर समाकलन लिखा है और लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे में आपका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका हो जाएगा dx। इसको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि समाकलन में पदों को जितना अलग अलग करते हैं उतना ही आसान हो जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको अलग कर लिया, बीच में माइनस लगा है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर एक्स
बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको अलग कर लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब सूत्र तो आपको आना ही चाहिए, अब सूत्र नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, तो आप कहेंगे tan x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कॉट एक्स होता है, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स और प्लस का c आप जोड़ दीजिएगा, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस c। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के का पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो का पार्ट दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि tan इनवर्स, क्या कहा जा रहा है कि tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान निकालिए। हमने आपको बता दिया कि मुख्य मान का क्वेश्चन तो आने ही आना है, ठीक है ना, है तो 1 शॉर्ट क्लास कर लीजिए, बस सभी चैप्टर की 1 शॉर्ट क्लास कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन हम कोई भी मॉडल पेपर हल कराएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 शॉर्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको वैसे ही वहाँ पर बनाया ही क्लास को है। y बराबर आप इसे मान लेंगे tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है, जिसका भी मुख्य मान निकालना होता है उसको y के बराबर मानते हैं। tan को इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा tan y बराबर माइनस का √3, ठीक। अब आप यहाँ पर याद रखिएगा tan इनवर्स का आपको मुख्य शाखा परसर आना बहुत जरूरी है, तो ये आपका हो जाएगा tan y बराबर माइनस ये tan कितने की वैल्यू है, तो आप कहेंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, मतलब tan पाई बाई कितना हो जाएगा 3। आप ये भी जानते हैं कि माइनस tan थीटा जो होता है वो tan माइनस थीटा के बराबर होता है, तो अर्थात माइनस पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 3, और tan की रेंजें होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री से 90 डिग्री के माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये भैया जो आई है ये माइनस का 60 डिग्री आई है, जो कि माइनस 90 और 90 डिग्री के बीच में पड़ रही कि नहीं पड़ रही, तो ये वैल्यू, ये आंसर हमारा 100% सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरे का हमारा भैया खा पार्ट, ठीक है। मज़ा आ रहा है सभी लोगों को, अच्छे से मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा पार्ट, एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर ये आप लोग कर लोगे, जो आसान क्वेश्चन है आप लोगों को हम कराएंगे नहीं, वो आप करेंगे, ठीक है। ये दिया गया है 3 और 2, और यहाँ पर दिया गया है 1 और 4, और उसके बाद दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया गया है 1 0, ठीक है, -3 और 2। यहाँ पर कुछ नहीं करना, y का मान रखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, y का मान रखोगे और इसको उधर लेकर जाएंगे, 1 0 -3 2 है ये, ठीक। y का मान ये आप भी रखेंगे, वो उधर ले जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 3 2 1 4। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जैसे संख्याओं को घटाते हैं। तो 2x बराबर, देखिए जब आप भी समान कोट के होते हैं तो उन्हें जोड़ा घटाया जा सकता है संगत अवयवों को। तो 1 से 3 जाएगा -2, 0 से 2 जाएगा -2, -3 -1 -4, 2 से 4 को घटाएंगे -2। अब जो ये 2 गुणे में वो सबके बट्टे में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के बट्टे में जाएगा -1 -2 और -1, x का मान हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है गा पार्ट, गा पार्ट देखिए कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के, उनको लगेगा ये क्वेश्चन तो हम लगा ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि fx बराबर, अब इसमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। fx बराबर आपको दिया गया है mod x, क्या दिया गया है mod x, और माइनस का mod x प्लस 1, ठीक है, और दिया गया द्वारा परिभाषित फलन है। सिद्ध कीजिए कि fx जो है x बिलोंग करता है रियल नंबर में, एक सतत फलन है। ये जो फलन है आइए वास्तविक संख्याओं में क्या है, सतत है, इस बात को यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, आपको करना क्या है, यहाँ पर मान लेना है, मान लेना जैसे gx बराबर हम मान लें mod x, ठीक, और hx बराबर मान लें हम mod x प्लस 1। आप सभी लोगों को पता है कि 2 सतत फलनों का योग व अंतर भी क्या होता है, एक सतत फलन होता है कि नहीं होता है। तो अगर gx को मान ले mod x और hx को मान ले x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, आप सभी लोगों को पता है कि जो mod x है, mod x जो है gx बराबर mod x जो है वो क्या है, प्रत्येक, आप सभी लोगों को पता भी है और मैंने सिद्ध करके भी दिखाया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए mod x क्या होता है, सतत फलन होता है। प्रत्येक x बिलोंग टू रियल के लिए क्या होता है, के लिए सतत है, के लिए सतत है। और इसी प्रकार hx बराबर mod x प्लस 1 भी क्या होगा, x बिलोंग करता है रियल के लिए क्या है भाई, सतत है, मतलब x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, ये सतत है। तो इसलिए 2 फलनों का योग व अंतर भी क्या होता है, सतत फलन होता है। इसलिए जो fx हो जाएगा, fx बराबर gx, इसको आपने gx ही माना तो है,
और माइनस इसको आपने एच एक्स माना है, एच एक्स भी एक सतत फलन है, भी एक सतत फलन होगा, भी एक्स बिलोंग टू वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं, सतत होगा, बस ये चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि y बराबर log cos x तो डी बाई डी एक्स का मान। देखिए भाई क्या दिया गया, अगला घा पाठ, यदि y इक्वल टू log cos x, क्या दिया गया log cos x, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी बाई डी एक्स का मान। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में गलती नहीं कीजिएगा, डी बाई डी एक्स का मान निकालना, जबकि x की वैल्यू कितनी रखना है, पाई बाई 4 रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अगेन अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, माइनस लगा माइनस लगाएंगे, साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है tan एक्स। लेकिन जो ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है वो पाई बाई 4 पर निकालना है, तो माइनस यहाँ x के स्थान पर पाई बाई 4 रख देंगे, तो tan पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा -1। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अंगा पाठ की ओर। अंगा पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है भाई, अंगा पार्ट में आपसे ये बोला जा रहा है कि समाकलन कीजिए एक्स स्क्वायर। समाकलन जिसका करना होता है उसको, उस फलन को पहले हम आई के बराबर मानते हैं। आई बराबर हमें समाकलन करना है एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स डी एक्स का। आप सभी लोगों ने खंडसा समाकलन सीखा है। खंडसा समाकलन में आइलेट सूत्र पढ़ा है। आइलेट सूत्र में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो लास्ट में आता है, इसको सेकंड मानिए, इसको फर्स्ट मानिए, ठीक है। और इसका खंडसा समाकलन कर दीजिए। खंडसा समाकलन में क्या करते हैं, फर्स्ट फलन को छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, सेकंड फलन का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, माइनस लगाएंगे, बड़े समाकलन के चिन्ह के अंदर अवकलन करेंगे किसका, फर्स्ट का, तो ये 2x हो जाएगा। फिर समाकलन किसका करेंगे, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स से रहेगा, जो आएगा उसका अगेन समाकलन करेंगे। हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया, आप लोग समझदार हो। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर पुनः जो है खंडसा समाकलन कर देना है, बस आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तीसरे का पार्ट, तीसरे का पार्ट देखिए, तीसरे का पार्ट क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की जिसको प्रॉपर्टी नहीं आती होगी वो इस क्वेश्चन को प्रूव करने में थोड़ा सा दिक्कत खड़ी करेगा, ठीक है। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट आप सभी को मैंने सिखाया है, आप सभी लोग मैराथन क्लास करोगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, जिसको अदिश गुणन कहते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है, किसके बराबर प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम LHS ले लेंगे। इसको देखिए LHS में हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई समस्या नहीं। याद रखना कि दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दूसरी बात, अगर स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी सदिश का तो वो शून्य के बराबर होता है। जैसे वहाँ पर आई डॉट आई का मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, 1 हो जाता था, लेकिन यहाँ 1 नहीं होगा। अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ए का फिर बी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। फिर बी का ए के साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। बी का बी के साथ करेंगे माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0। किसी भी सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट स्वयं के साथ 0 होता है, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अगर हमने क्या कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर ए को आगे लाओगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। इनके क्रम बदलोगे तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा और माइनस लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका। फिर तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर देखोगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और RHS में आपको यही चीज़ तो लानी थी, RHS में आपको यही तो चीज़ लानी थी, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। देखिए कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है तीसरे का खा पार्ट, इसमें इन्होंने बोला है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने हजारों बार प्रूफ कराया है, तो इसको यहाँ पर हम प्रूफ नहीं कराएंगे। किसी दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना, कितनी बार मैंने बता चुका और ये एग्जाम में 100% आएगा। किसी दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध कैसे प्रूफ करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है, हम इसे सिद्ध नहीं करेंगे, आपको हिंट दे देंगे। x, y मतलब एलिमेंट है, और यहाँ पर सच दैट x माइनस वाई जो है वो 3 से विभाज्य है। अभी पिछली क्लास में मैंने मॉडल पेपर में 2 से विभाज्य वाला कराया था, ठीक है। इस दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध दिखाना है। किसी दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले ये प्रूफ करना होता है कि वह संबंध सतुल्य है, वह संबंध सममित है, वह संबंध संक्रामक है। कोई संबंध जो होता है R अगर सतुल्य हो जाए, ठीक है, R अगर सममित हो जाए, R अगर संक्रामक हो जाए, ठीक है, तो वह संबंध जो होता है वह एक क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, ठीक। तो इस दिए गए संबंध को आपको क्या करना है, सबसे पहले सतुल्य सिद्ध करना। तो x से संबंधित होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, जो कि 3 से विभाज्य होगा, तो ये सतुल्य हो जाएगा। x माइनस वाई अगर 3 से विभाज्य है, माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, अर्थात y कामा x भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करने लगेगा, यह सममित हो जाएगा। फिर इसको संक्रामक भी आप इसी तरीके से प्रूव कर देना, और ये संबंध सतुल्य समेत संक्रामक होने की वजह से एक तुल्यता संबंध है। इतना प्रूफ करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। बात देखिए 2 नंबर में पूछ लिया गया। आगे बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर, ठीक है। हजारों बार इस क्वेश्चन को कराया मैंने। गा पार्ट में दिया है y=, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है लेकिन ये नहीं कराया, इसलिए मैं करा देता हूँ, जो नहीं कराया वो करा देता हूँ। यहाँ पर दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है d2y/dx², ठीक है, और प्लस y=0। ये चीज़ आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है। जो चीज़ सिद्ध करनी है उससे पता चल रहा है कि इस समीकरण का 2 बार अवकलन करना है, ठीक है। सीधी सी बात, d2y/dx² का मतलब 2 बार अवकलन करना है। तो एक बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx, ठीक है, 5 हो जाएगा। cos x का अवकलन कितना होता है, तो आप सभी को पता है cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, फिर -3 sin x का अवकलन कितना होता है, cos x। एक बार अवकलन हो गया, दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx²। यहाँ पर हो जाएगा -5 sin x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x माइनस, देखिए cos x का अवकलन करेंगे माइनस sin x, माइनस क्या हो जाएगा, +3 sin x। अब क्या करेंगे, d2y/dx², इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो 5 cos x माइनस 3 sin x इस समीकरण में y के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं d2y/dx², ठीक है, बराबर माइनस ये किसके बराबर हो गया, y के बराबर। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx², y इधर आएगा प्लस y बराबर 0। जो चीज़ प्रूफ करना था वो चीज़ आपका प्रूफ हो चुका है। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कई बार आपको प्रूफ कराया, बिल्कुल वैसे, थोड़ा संख्या यहाँ बदल गई है बस, a sin x प्लस b cos x करके कुछ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x³। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि जो f(x) बराबर x³ है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, ये एकाएकी है। तो मैंने कहा किसी फलन को एकाएकी सिद्ध करना है, तो एकाएकी के लिए हमारा कार्य क्या होता है, एकाएकी के लिए हमारा कार्य क्या होता है कि जो f(x1) होता है उसको हम f(x2) के बराबर दिखाते हैं। प्रतिबिंब अवयव को बराबर दिखाते हैं और अवयव आपस में इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं कि जो एक अवयव का प्रतिबिंब है वो एक ही हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। तो f(x1) ये हो जाएगा x1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा x2 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2। अतः हम कह देंगे कि जो फलन है वो हमारा क्या है, एकाएकी है। एकाएकी सिद्ध करने वाला ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देखते हैं, ठीक है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसे यहाँ पर रफ कर देते हैं। सभी विद्यार्थी भाई देखिए वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही हम हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वो आपके सपोर्ट से ही आती है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करते हो उतनी एनर्जी के साथ उतनी ही ज़्यादा आपको हम क्लासें प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अभी हिंदी विषय का हाल ही में पेपर हुआ, आपने देखा मॉर्निंग में जो मैंने मॉडल पेपर हल कराया था उसका पद्यांश पूरा आपके पेपर में आया है, ठीक है। तो अब आप सभी लोग जब मॉडल पेपर को हल करोगे तभी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप मॉडल पेपर नहीं हल करेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा। और ये 100% की आपको जो हम पढ़ा रहे हैं पेपर में यही आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। 1 शॉर्ट क्लास से कर लीजिए और मॉडल पेपर जो आपको हल करा रहे हैं वो कर डालिए, ठीक है। या अनसॉल्व पेपर भी आप हल कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी है, वो भी मॉडल पेपर ही है, उसमें भी यही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं चौथे का पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। इसमें कहा जा रहा है कि सभी खंड कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कहते हैं। ये दिया गया है 3/5 और आगे दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है 1/5। ठीक है, तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन और अपवर्जी घटनाओं की कंडीशन मैंने 1000 बार बताई। स्वतंत्र घटनाएं, जब घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। और जब घटनाएं अपवर्जी होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये दो कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। तो यहाँ पर घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो 3 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3/25। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, हमारे समझ से तो भैया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो खा पार्ट है ये समाकलन का क्वेश्चन है। खा पार्ट में क्या दिया गया है कि समाकलन कीजिए, इसको आई बराबर मान लेते हैं। लिमिट दी गई, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, π/2 और यहाँ पर दिया गया है cos स्क्वायर x dx। आसान क्वेश्चन है, समाकलन करना है cos स्क्वायर x का। जैसे आप समाकलन करते हो पहले वैसे कीजिए। आप सभी लोग जानते हो कि cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। cos स्क्वायर x का कोई ऐसा तो फार्मूला है नहीं कि डायरेक्ट समाकलन कर दें, तो इसको cos 2x के पदों में लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos 2x, इस 1 को इधर लाएंगे +1 बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 + cos 2x/2 आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो वही वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देंगे, 1 + cos 2x/2 और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक है, चलिए भाई आगे इसे रफ कर दें। अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पर आगे इसको अलग अलग कर देंगे। i = ठीक, अब ये हो गया आपका बहुत आसानी के साथ। लिमिट 0 to π/2, देखिए 1/2 dx अलग हो जाएगा प्लस लिमिट 0 to π/2 cos 2x/2 dx ये अलग हो गया। अब आप सभी लोग कर सकते हो, ये 1/2 हो जाएगा, इसका समाकलन x हो जाएगा। लिमिट 0 से π/2 पुट कर देना, इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा। और cos 2x का समाकलन कितना होता है, cos 2x का समाकलन कितना होता है, sin 2x/2 है ना। तो sin 2x/2 हो गया और लिमिट आपकी हो गई लिमिट 0 to π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है चौथे का गा पार्ट। ठीक है, अवकल समीकरण, चौथे का गा पार्ट अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। मैंने कई बार बताया कि अवकल समीकरण से क्वेश्चन समघात अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण और अवकल समीकरण के व्यापक से बनता है। अवकल समीकरण यहाँ पर दी गई है, क्या दी गई भाई, y log y है ना dx, क्या दिया गया भाई, y log y dx माइनस x dy बराबर 0, माइनस x dy बराबर 0। ये आपको यहाँ पर अवकल समीकरण दी गई है और क्वेश्चन ये आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बल लग जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले वही पुराना काम, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। तो ये आपका हो जाएगा y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं, y log y dx बराबर, इसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा x dy। अब देखिए इसको ले सकते हैं dx बटे में x और इसको ले सकते हैं dy बटे में y log y। जब ऐसा करते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का भैया समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ dx अपान में x और यहाँ पर समाकलन करेंगे तो dy अपान में y log y। अब जैसे आप समाकलन करते हो वैसे करना है, बस सिंपल सा काम है। ठीक है, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा log x और इसमें आपको मानना पड़ेगा log y को मानना पड़ेगा tv, तो 1/y dy/dt हो जाएगा। ठीक है, देखिए log y को आप मानोगे t तो ये हो जाएगा 1/y dy बराबर कितना हो जाएगा dt। तो ये आपका हो जाएगा dt अपान में कितना, देखिए ये हो जाएगा t, अब ये हो जाएगा log t, फिर t की वैल्यू जो आपने माना वो रखोगे, बस समाकलन हो गया, प्लस c आप जोड़ दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम थी ही नहीं। अब आपकी इच्छा है तो यहाँ पर देखिए भाई
सी के पदों में निकाल लीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे कर सकते हो, समाकलन करके बस सी के पदों में लिख देना है बस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन घा पार्ट की ओर। ठीक है, अब घा पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। घा पार्ट में दिया गया है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें कोई फलन 2x² - 3x निरंतर वर्धमान है। तो देखिए हमने आप लोगों को बताया है वर्धमान और ह्रासमान में अंतराल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। या तो फिर सिद्ध करने के लिए बोला जाता है कि सिद्ध करो कि फलन जो है निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है, और अंतराल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन 100% आता है भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है f(x) बराबर क्या दिया गया है, फलन देखिए क्या दिया गया है। फलन दिया गया है, ये घा पार्ट है। फलन f(x) बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर 2x² - 3x। ठीक है, निरंतर वर्धमान है, वह अंतराल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, क्योंकि ये देखिए जो वर्धमान और ह्रासमान आपका चैप्टर है ये अवकलन के अनुप्रयोग का ही तो है दादा। तो यहाँ पर सबसे पहले अवकलन का अनुप्रयोग तो करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर इस प्रश्न में ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया है, लेकिन एग्जाम में ये 5 नंबर का भी आता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा f'(x). 2x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, 3x का अवकलन करेंगे 3, x का x के सापेक्ष 1, तो f'(x) बराबर हो जाएगा 4x - 3। अब हम करेंगे क्या, अंतराल के लिए। अंतराल के लिए हम करते क्या हैं, जो f'(x) की वैल्यू होती है उसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं। तो 4x - 3 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर बताओ 3/4 आएगा कि नहीं। -3 उधर गया, +3 और 4 गुणे से बटे में चला गया। अब इसको करते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित अंतराल ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर -∞, यहाँ पर +∞, x बराबर 3/4 आया तो यहीं पर कहीं तो होगा x बराबर 3/4। एक अंतराल आपको ये मिल जाएगा -∞ से 3/4, और एक अंतराल आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा अर्थात 3/4 से ∞। अब 2 अंतराल तो मिल गए, लेकिन आपको ये चेक करना है कि किस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है, वो अंतराल आपसे पूछा गया है, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे अंतराल, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे f'(x) का मान। ठीक, क्योंकि जब f'(x) का मान ऋणात्मक आएगा तो जो हमारा फलन होगा वो ह्रासमान होगा, और f'(x) की वैल्यू अगर धनात्मक आएगी तो फलन जो होगा वो निरंतर वर्धमान होगा। तो अंतराल एक आया है -∞ से 3/4। 3/4 का मतलब 3/4 से छोटी संख्या आप जानते हो, 3/4 का मतलब होता है 0.75। 75 पैसा सुने हो, 75 पैसा से कम कितने पैसा होते हैं, 50 पैसा 25 पैसा होते कि नहीं। और 50 पैसा को कितना लिखते हैं, 1/2 ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब -∞ से 3/4 के बीच की कोई वैल्यू लेना है, और उस बीच की वैल्यू को क्या करना है, हमें f'(x) में रखना है। तो f'(x) की वैल्यू आई कितनी थी बताओ, 4x - 3 आई थी, 4x - 3। इसमें x का मान इसके बीच का कोई रख दे, कोई भी मान रख दीजिए, जैसे 1/2 रख देते हैं। 1/2 देखिए 0.75 के अंदर है तो होगा, तो 4 गुणे 1/2 - 3, 2 दूनी 4, 2 से 3 घटाओगे -1 आएगा। अर्थात इसके बीच की कोई वैल्यू रखने पर f'(x) की वैल्यू जो आएगी वो ऋणात्मक आएगी। -1 आएगी नहीं, और ऋणात्मक आएगी तो इस अंतराल में फलन जो होगा वो निरंतर ह्रासमान होगा। क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। अगर ह्रासमान के लिए पूछता अंतराल तो ये वाला होगा। दूसरा अंतराल क्या आया है, दूसरा आया 3/4 कामा इन्फिनेटिव। 3/4 का मतलब 0.75 से इन्फिनेटिव के बीच की कोई वैल्यू लेना है, और f'(x) में आपको रखना है। f'(x) में कोई भी वैल्यू रखिए, तो 75 पैसा से ज़्यादा 1 रुपया होता है, 2 रुपया, कोई भी संख्या रखिए, जैसे 1 रख देते हैं, एक गिनती रख देते हैं जो कि 3/4 और इन्फिनेटिव के बीच में है। ठीक है, 2 रख दीजिए, आपकी इच्छा है, 3 रख दीजिए, जो भी संख्या रखोगे यहाँ पर, तो 4 गुणे 1 - 3, 4 से 1 3 जाएगा 1, धनात्मक संख्या आएगी। जब भी आप इसके बीच की कोई वैल्यू रखोगे तो f'(x) की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, धनात्मक आएगी, और धनात्मक से ये पता चलेगा कि जो फलन है वो निरंतर क्या है, वर्धमान है। क्या है भाई, निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान के लिए अंतराल पूछा था, तो यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को बताइए, कहीं पर किसी विद्यार्थी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत है 1 शॉट क्लास कर डालिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, समय है आपके पास, 1 शॉट में सारा कुछ है। ठीक है, जो यहाँ प्रश्न बता रहे ये भी 1 शॉट में मिलेंगे, देख लीजिए आप। लिखा है 5वें का पार्ट,
ऐसे दो संख्या, अब 5 नंबर वाले प्रश्न आ गए, पाँचवें का पाठ 5 नंबर वाले प्रश्न आ गए। ऐसी दो संख्याएं, दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16। कक्षा 10 में रहे होंगे। तो दो संख्याओं का योगफल जब दिया जाता था तो एक संख्या x मानते थे, माना पहली संख्या x मानते थे, और दूसरी संख्या जितना योग होता था उससे घटा देते थे। योग यहाँ 16 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 16 माइनस x। अब देखो इन दोनों को जोड़ करके 16 आएगा कि नहीं, दोनों का योग। तो एक संख्या x, दूसरी संख्या 16 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है 16। इनके घनों का योग निम्निष्ठ हो, ठीक है, निम्नतम हो। इस हिसाब से सिद्ध करना है कि इनके घनों का योग। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार घनों का योग हम मान लेते हैं कि s है। s बराबर इनके घनों का योग कीजिए x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। जो संख्याएं आपने मानी है इनका घन कीजिए, ठीक है, और घनों का योग निम्निष्ठ आप दिखाइए। निम्निष्ठ दिखाना जानते हैं ना, उच्च निम्निष्ठ आपको पढ़ाया मैंने। इसका एक बार अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष भैया अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा ds अपान में dx। x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, और इसका अवकलन करोगे 3 16 माइनस एक्स, ठीक, 3 आगे आ जाएगा और 16 माइनस एक्स। 16 माइनस एक्स का अगेन अवकलन करोगे, 16 का 0 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ds अपान में dx की जो वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस का 3 16 माइनस एक्स, ठीक। इसको मानेंगे हम समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए जो एक बार अवकलन करते हैं इसको 0 के बराबर दिखाते हैं, लेकिन अभी हम 0 के बराबर नहीं दिखाएंगे, हम बाद में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम करेंगे क्या, आगे हम करेंगे क्या, एक बार अवकलन कर चुके हैं, इसको रफ कर देते हैं। एक बार अवकलन कर चुके हैं, अब हम दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है। पुनः अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा d2s अपान में dx स्क्वायर। अब लिख दीजिएगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गलती हुई है, 3 आगे आ जाएगा तो 2 यहाँ स्क्वायर लगेगा, ठीक है, एक घात कम पड़ेगी ना। चलिए भाई, अब ये आपका होगा कितना, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 6, 2 आगे आएगा, और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। और 16 माइनस एक्स का जब अगेन अवकलन करोगे तो माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। दोबारा अवकलन करना तो आप सभी लोग जानते हो ना, करके देख लीजिएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आप लिखोगे उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए करते क्या है कि जो पहली बार अवकलन करते हैं, जैसे यहाँ पर अवकलन किया ds अपान में dx, इसको 0 के बराबर दिखाते हैं, ठीक है। तो आया कितना है, तो आप कहेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 कितना आया 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको 0 के बराबर दिखाया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों पक्षों में हम काट देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 16 माइनस एक्स, इसको x इधर आ जाएगा 2x बराबर 16, x बराबर आपका आ जाएगा 8, ठीक है। x बराबर 8 पर हम क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम d2s बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो कितनी आएगी, आप देखिए इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6x प्लस 16 96 माइनस 6x, इतना ही तो आएगा। और ये 6x से 6x कैंसिल, ये आपका 96 आएगा। और 96 वैल्यू जो है वो कैसी संख्या है, धनात्मक है। देखिए जब 96 है d2s बाई डी एक्स स्क्वायर कहीं वेरिएबल है ही नहीं, तो x का मान मतलब x बराबर 8 पर इसका मान इतना ही रहेगा, क्योंकि x है ही नहीं तो x का मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब 96 आया, 96 का मतलब धनात्मक। अब धनात्मक आ गया तो धनात्मक से ये चीज़ पता चलता है कि x के इस मान के लिए फलन क्या है, निम्नलिखित है। लिखेंगे अतः x बराबर 8 के लिए जो फलन है वो क्या है, निम्नलिखित है। अगर ऋणात्मक होता तो उच्चिष्ट होता, निम्नलिखित है। और आपको यही चीज़ सिद्ध करना था कि x के किस मान के लिए निम्नलिखित है, इन घनों का योग वही संख्या हो जाएगी। अतः जो संख्या हो जाएगी, अतः संख्या जो जाएगी, तो संख्या आपने कौन सी मानी थी, x का मान निम्नलिखित किसके लिए, 8 के लिए। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दोनों का योग 16 है तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी, 8। एक 8 है तो दूसरी 8 होगी, तभी तो दोनों का योग 16 होगा। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आसान, बताओ, 5 नंबर फ्री के हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे दिया है 2 थैले ए और बी, ये आपका बेज प्रमेय का क्वेश्चन है। और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट कर चुके हैं कि सर बेज प्रमेय यानी प्रायिकता के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया बस
ज़्यादा नहीं, थोड़ा आपको क्लास मिलने वाली है आज ही, ठीक है। इसको रब कर दें, चलिए इसे रब कर देते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और ये बेज प्रमेय का क्वेश्चन है, इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बेज प्रमेय बहुत आसान है, इस पर आधारित क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लॉन्ग में आता है 5 नंबर में, ठीक है। देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 2 थैले हैं ए और बी, ठीक है, जिनमें थैले ए में 4 सफ़ेद गेंदे हैं, 3 लाल गेंदे हैं, थैले बी में 3 सफ़ेद और 7 लाल गेंदे हैं। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है जो कि सफ़ेद रंग की पाई गई है। प्रायिकता याद कीजिए कि वह गेंद थैले ए से निकाली गई, इस बात की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे नोट कर लेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, दिया गया है थैले, पहले यहाँ पर थैला ए दिया गया है, तो लिखेंगे थैले ए में, थैले ए में अगर हम बात करें यहाँ पर सफ़ेद गेंदे, तो सफ़ेद गेंदे कितनी है, आप कहेंगे सफ़ेद गेंदे हैं इसमें भैया 4, ठीक। लाल गेंदे कितनी है, लिखोगे लाल गेंद बराबर 3, ठीक, 3 ही दिया गया है ना। तो थैले ए में जो कुल गेंदे हैं, कुल गेंदे वो कितनी हो जाएगी, 4 + 3 बराबर 7। अब आ जाएंगे थैले बी में, थैले बी में सफ़ेद कितनी गेंदें हैं, थैले बी में जो सफ़ेद गेंदें हैं वो कितनी है भैया, 3 है, 3 ही तो हैं। और लाल कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है भैया। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी इसमें थैले बी में, कुल गेंदें गड़बड़ हुआ भैया, लाल गेंदें हैं 7, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी थैले बी में, जो कुल गेंदें हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, गेंदें देखो गेंद, कुल गेंद आपकी कितनी हो जाएंगी, 7 3 10, 3 + 7 बराबर 10। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि जो एक घटना E1 है वो थैले ए के चयन की घटना है। किसकी चयन की घटना है, थैले ए के चयन की घटना है, क्योंकि यहाँ पर 2 चयन हो सकते हैं, थैला ए भी चयन हो सकता है और थैला बी भी चयन हो सकता है, और दोनों समसंभावी घटना है, मतलब 50-50% दोनों के चांसेस हैं। थैले ए के चयन की घटना और एक E2 है, ठीक है, E2 घटना यहाँ मान लेते हैं थैले बी की चयन की घटना, थैले बी के चयन की घटना। एक घटना और घटित हो रही सफ़ेद गेंद की, तो यहाँ पर लिखेंगे ई जो है सफ़ेद गेंद निकालने की घटना, एक घटना ई घटित हो रही जो कि सफ़ेद गेंद निकालने की घटना है, सफ़ेद गेंद निकालने की घटना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्या समझिएगा, अगर हमको थैले ए से सफ़ेद गेंद निकालना है, थैले ए से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो इसको लिखेंगे कैसे, इतना तो दिमाग आप सभी लोगों के ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना सफ़ेद गेंद की निकालने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद की घटना को ई से लिखा है, हमको सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना, जबकि घटना घटित कौन हो सकी, हमको थैले ए से ही निकालना है, यानी E1 नीचे हो जाएगा। E1 जो नीचे होता है इसका मतलब होता है कि ये घटना घटित हो चुकी है और हमको इस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना है। तो थैले ए से निकालना, तो ये चीज़ निश्चित हो चुकी है, लेकिन किस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना, सफ़ेद गेंद की, तो इसलिए सफ़ेद गेंद की घटना को हमने ई से लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, तो अगर बात करें तो थैले ए में सफ़ेद हैं कितनी, तो आप कहेंगे 4, ठीक। और किस थैले से निकाला जा रहा था, थैले ए से, थैले ए में कुल गेंदें कितनी है 7, क्योंकि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो होता है दादा, है कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अब थैले बी में से, थैले बी से सफ़ेद गेंद निकालने की क्या निकालेंगे भैया, प्रायिकता निकालेंगे, थैले बी से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो भैया देखो सफ़ेद मतलब ई घटना के घटित होने की प्रायिकता, और जो कौन सी घटना यहाँ घटित हो चुकी, बी, मतलब थैले बी से, और थैले बी की घटना को हमने लिखा E2 से। तो देखिए थैले बी में अगर सफ़ेद गेंद की बात करें तो 3, कुल गेंदों की बात करें तो 10, तो 3/10 प्रायिकता हो जाएगी। बताइए इतनी बात आप सभी लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, चलिए ठीक ओके। अब देखिए निकाली गई गेंद सफ़ेद गेंद के थैले ए से निकाले जाने की प्रायिकता निकालना है। देखिए प्रश्न में ये क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर अब हम जानते हैं बेज प्रमेय से, यहाँ पर लिख दे पहले बेज प्रमेय से। प्रश्न में ये कहा गया कि सफ़ेद गेंद के थैले ए में से निकाले जाने की प्रायिकता, ठीक है, निकाली गई गेंद या सफ़ेद गेंद के, ऐसे लिख लीजिए,
सफ़ेद गेंद के थैले ए में से निकाले जाने की प्रायिकता, यही चीज़ तो ज्ञात करना है, निकाले जाने की प्रायिकता। अब आप सभी लोग जानते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, थैले ए से निकाले जाने की प्रायिकता निकालना है। मतलब थैले ए की घटना को E1 और कौन सी गेंद, सफ़ेद निकलेगी, ये निश्चित है, ये घटना घटित हो चुकी है, लेकिन थैले ए से ही निकाला जाए सफ़ेद गेंद, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वेद प्रमेय तो सभी लोग जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, E अपान में E1, ठीक, बटे में कुल, मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान E2, क्योंकि दो थैले और होते तो इसी तरीके से और प्लस कर देते। बेज के प्रमेय यही तो कहती भाई, बेज प्रमेय यही कहती है। चलिए भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे में E बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या थी, E1 थैले ए के चयन की घटना थी, ठीक है, थैले ए के चयन की घटना थी। तो एक चीज़ हम बताएं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, थैले ए और थैले बी के चयन की जो घटना है वो 50-50% है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर 1/2 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर भी कितना होगा, 1/2 ही होगा। दोनों के चांसेस 50-50% है, 50-50% का मतलब 1/2 प्रायिकता। तो ये आपका हो जाएगा 1/2। और बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान E1 की बात करें, E अपान E1 की वैल्यू आई है 4/7 बटे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 और 4/7 प्लस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान E2 की वैल्यू आई 3/10। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 4/7 दूनी 14। 1 शॉर्ट क्लास प्रायिकता के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, ठीक है, नहीं तो समझ में आ रहा होगा। 4 एकम 4, 7 दूनी 14 और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 10 दूनी 20। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर 4/14, नीचे सॉल्व कर लीजिए, 20 चौको 80, 14 तें 42 और बटे में कितना हो जाएगा 14 गुणे 20। ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ये 4/1 गुणे में 20 बटे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 80 और 40 कितना हो जाएगा, 80 40 120, ये 122 हो जाएगा। काट लो, 2 दूनी 4, ये 2 6 12, 2 एकम 2। ये आपका आ जाएगा प्रायिकता कितनी आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा 20 दूना 40 और नीचे हो जाएगा 61, 40/61। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सफ़ेद गेंद निकालना है थैले ए में से, ठीक है, तो थैले ए में की जो घटना थी उसको हमने E1 से व्यक्त किया था, तो E1 की प्रायिकता निकालना है, जबकि सफ़ेद ही गेंद हो, ये घटना घटित हो चुकी है, बेज पर में लगा दीजिए, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर थैले 3 होते तो प्लस 1 और कर देते। तो इस तरीके से देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बेज पर में आया है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। भैया क्लास को अंत तक भैया देखते जरूर रहिए, ठीक है, आप सभी लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हमको क्यों कठिन लगता है कोई पेपर। जब आप पूरा देखेंगे तो आपको खुद आसान लगने लगेगा एग्ज़ाम में आने वाला। अगला जो क्वेश्चन है दीर्घवृत्त, देखिए ये समाकलन के अनुप्रयोग का और समाकलन के अनुप्रयोग का जो मैंने 1 शॉर्ट क्लास दिया है, अगर उसे आप कर लिए तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉर्ट क्लास कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी से, ठीक, और कर लिए होंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो यहाँ पर पूछा गया दीर्घवृत्त, वहाँ पर मैंने दीर्घवृत्त वाला सवाल सबसे पहले बताया, x²/4 प्लस कितना दिया गया y²/9 = 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये दीर्घवृत्त है, इसमें अगर यहाँ पर इसकी तुलना करें, की तुलना x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1 से, तो आप सभी लोग जानते हो a² बराबर 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ±2 इधर उधर, ठीक है, और y² बराबर 9, तो y बराबर आपका आ जाएगा ±3। बताओ ये बात पहले मानते हो आप लोग कि नहीं मानते हो, a की वैल्यू ±2,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दीर्घ वृत्त है ये कैसा बनेगा, ए की वैल्यू आई है 2 जो कि वाई अक्ष से कम है, इसका मतलब ये वाला दीर्घ वृत्त तो कुछ ऐसे बनेगा भैया, अंडे के आकार का। क्योंकि इसमें ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 होगा, लेकिन इसमें एक्स अक्ष पर चली गई जो दूरी वो कम है वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष वाली ज़्यादा होगी, तो ये आपका पॉइंट जो होगा वो 2,0 होगा, और वाई अक्ष पर 3 चला जा रहा है तो ये 0,3 होगा। नीचे आपका 0,-3 आप लिख सकते हो, इधर आप लिख सकते हो -2,0, क्योंकि चलना एक्स अक्ष पर 2 ही है। अब आपको इस दीर्घ वृत्त का क्या निकालना है, घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो हमने कहा था चारों खाने तो बराबर ही होंगे, ठीक है। तो एक वक्र द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक पट्टिका आप खींच लो, एक आयताकार पट्टिका खींच दो, और ये पट्टिका जिस अक्ष पर आप खींचते हो उसको आप डी के साथ लेना। एक्स अक्ष पर खींच रहे हो तो डी एक्स, और जिस अक्ष के अलॉन्ग होती है वाई अक्ष के अलॉन्ग तो वाई लिख दीजिए, ठीक है। अब घिरे भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मैंने कहा था 4 गुणे एक वक्र द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। ऐसे 4 खंड हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, लिमिट, जैसे एक्स अक्ष पर हमने इसको खड़ा किया ना, वाई अक्ष पर खड़ा करते तो एक्स डी वाई लिखते, लेकिन एक्स अक्ष पर है तो हम सूत्र लगाएंगे वाई डी एक्स, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। और बात करें लिमिट तो 0 से कहाँ तक, 2 तक। एक्स अक्ष पर है ना तो 0 से 2 तक। अगर एक्स डी वाई लिखते तो लिमिट 0 से 3 लेते, बस बात एक ही पड़ती, कोई दिक्कत नहीं थी। 4 गुणे लिमिट 0 to 2, है ना। y की वैल्यू कहाँ, इसी समीकरण से निकालेंगे। देखिए y²/9 बराबर 1 माइनस, ये उधर ले जाएंगे, x²/4, तो y²/9 बराबर 4 माइनस x²/4। यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3/2 √4 माइनस x², ये आएगी, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर y की वैल्यू रख दीजिए 3/2 √4 माइनस x² dx। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 4 गुणे 3/2 बाहर हो जाएगा, लिमिट 0 to 2 √4 माइनस x² dx। यहाँ सूत्र लगेगा a² माइनस x² का, मैंने हजारों बार आपको बताया है। लगा करके लिमिट पुट करके आपको वैल्यू निकालना, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इतना कर दिया तो आप तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे दिया गया घा पार्ट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप भी ऊपर, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं भाई और बढ़ते हैं अगले। इसका आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में, तभी लगेगा कि आप रुचि के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी रुचि है भाई पढ़ने में। आंसर जब विद्यार्थी कमेंट करता है तब लगता है कि हाँ क्लास में अच्छे से आपने एंजॉय किया है। आगे देखिए घा पार्ट, 5वें का घा पार्ट। 5वें के घा पार्ट में दिया गया है, यदि एक आव्यूह A है, ठीक है, 2 3 1 2, एक आव्यूह दिया गया है, और तो आपको दिखाना ये है, क्या दिखाना है, दिखाना है कि a² माइनस 4a और प्लस i बराबर 0 है। पहले ये चीज़ दिखाना है और फिर इसकी सहायता से आपको क्या करना है, a इनवर्स भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS ले लेंगे, LHS में वैल्यू रखेंगे, RHS यानी 0 0 आ जाएगा। तो a² का मतलब a आव्यूह का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 3 1 2, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 1 2, a² माइनस 4 इंटू a आव्यूह की वैल्यू कितनी है, 2 3 1 2। फिर क्या है, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब तत्समक आव्यूह, जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी अवयव 0 होते हैं, सभी को पता है। अब LHS सॉल्व करें, अगर RHS के बराबर आ जाए, एक नल मैट्रिक्स आ जाए तो ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर गुणा करना जानते हो, पहली रो का दोनों कॉलम से, तो 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 4 3 7। पहली रो का दूसरे कॉलम से, 2 3 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब दूसरी रो का दोनों कॉलम से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। 1 3 और 2 दूनी 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, प्लस ये आपका हो जाएगा 1 0 0 1। कोई समस्या नहीं। ये सेम ऑर्डर के इनको घटा देंगे। देखिए पहले इसको जोड़ लो, 1 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको जोड़ रहे हैं, 4 और 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 और 0 कितना हो जाएगा, 12। 7 1 कितना हो जाएगा, 8। और इससे हम घटा रहे हैं
8 12 4 8 को घटा देंगे तो हमें एक नल मैट्रिक्स मिलेगा और नल मैट्रिक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है, जो कि राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो चुका है, लेकिन इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना था। ये जो समीकरण दी गई है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0, इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ए इनवर्स से क्या करने पर, गुणा करने पर, ए इनवर्स से हम गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर का जब ए इनवर्स से गुणा होगा तो ये बचेगा आपका ए, एक पावर बचेगी, है ना। ए इनवर्स का जब गुणा इससे करेंगे तो 4 इंटू ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स का गुणा जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होगा तो ये ए इनवर्स हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा ए इनवर्स से गुणा करने पर। अब ए आव्यूह का मान रख देंगे। ए आव्यूह का मान कितना दिया गया, 2 3 1 और 2 दिया गया है, -4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और प्लस ए इनवर्स बराबर कितना, 0। ये आपका हो जाएगा 2 3 1 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 0 0 4 और प्लस आपका हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 0। इन दोनों अवयवों को घटा दीजिए और उधर भेज दीजिए, ए इनवर्स आ जाएगा। 2 से 4 जाएगा -2, 3 से 0 जाएगा 3, 1 से 0 जाएगा 1 और 2 से 4 जाएगा -2 और प्लस ए इनवर्स बराबर 0। तो ए इनवर्स बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो सारे एलिमेंट के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, -3 -1 और +2। ये ए इनवर्स आपका आ गया इस आव्यूह का। किसी विद्यार्थियों को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले सकते हो, ठीक है। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट चाहो तो भैया ले सकते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले ज़बरदस्त प्रश्न की ओर, ठीक है। अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि त्रिभुज के जब शीर्ष दिए जाएं ए बी सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो ए बी क्रॉस ए सी होता है। ए बी क्रॉस ए सी का मॉड बटे 2 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वैसा ही क्वेश्चन आया और आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक। इसे रब कर दें भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिनमें त्रिभुजों के शीर्ष दिए गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम शीर्षों को व्यक्त कर लेते हैं। मान लीजिए एक शीर्ष ए दिया गया है, ए का मान दिया गया यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना दिया गया है, 2k कैप। एक शीर्ष बी दिया गया है, बी को मान लेते हैं 2i कैप दिया गया है प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। एक शीर्ष सी दिया गया है जिसका मान दिया गया है आई कैप प्लस 5j कैप प्लस दिया गया 5k कैप। क्लियर। अब इन्होंने कहा है कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं, जब त्रिभुज का शीर्ष दिए जाते हैं भी तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी होता है। ए बी क्रॉस ए सी, ए बी मैंने निकालने के लिए आपको बताया है कि ए बी जब सदिश निकाला जाता है तो ओ बी माइनस ओ ए करके निकाला जाता है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इससे माइनस करेंगे ओ बी ए बी निकालने के लिए b का स्थिर सदिश माइनस a का स्थिर सदिश, इससे हम a को घटाएंगे i कैप माइनस j कैप और माइनस 2k कैप। तो ए बी आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, i कैप 2i से i जाएगा, 3j से j जाएगा 2j कैप, 5k से 2k जाएगा प्लस का 3k कैप। अब ध्यान दीजिएगा ए बी आया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे ए सी निकालने के लिए सी से ए को घटाएंगे, आई से आई जाएगा 0i कैप हो जाएगा, 5j से j जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4j कैप, 5k से 2k जाएगा तो प्लस का 3k कैप हो जाएगा। अब त्रिभुज का, अब इसमें क्या कीजिएगा, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लीजिएगा। क्रॉस निकालने के लिए आई जे के लिखते हैं, किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए बी का ए सी के साथ। ए बी में आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2, के का गुणांक 3। ए सी में आई का गुणांक 0, जे का गुणांक 4 और के का गुणांक 3। क्रॉस प्रोडक्ट करना बहुत आसान होता है, ये भी नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। ए बी क्रॉस ए सी बराबर,
देखिए यहाँ पर आई कैप को हम प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं, ये कॉलम 0 छोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और 4 3 12, ठीक है। 6 माइनस 12 कितना बचेगा, 6 माइनस 12, फिर माइनस जे को माइनस के साथ लेंगे, ये कॉलम 0 छोड़ेंगे, 3 1 कम 3 और 3 शून्य 0, 3 माइनस 0 प्लस अल्टरनेट चिन्ह यानी प्लस के कैप लेंगे, ये कॉलम 0 छोड़ेंगे, 4 1 कम 4 2 शून्य 0, 4 माइनस 0। तो इस तरीके से जो ए बी क्रॉस ए सी का मान आया है वो माइनस का 6 आई कैप और माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप आया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप सूत्र लगाइए 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी की अगर मॉड की बात करें तो मॉड आप निकाल सकते हैं यहाँ पर ए बी, चलिए मॉड यहीं पर निकाल देते हैं, अंडर रूट। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी सदिश का आई के गुणांक का स्क्वायर, आई के गुणांक -6 तो ये -6 का स्क्वायर, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, प्लस के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1/2 36 9 45 और 45 और 16 आप जोड़ के देख लीजिए 61 आएगा, अंडर रूट 61 वर्ग इकाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हो तो वर्ग इकाई में आएगा आंसर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब त्रिभुज के शीर्ष दिए जाएं तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए जाएं तो ए बी सी मानिए, ए बी निकालिए, ए बी निकालना जानते हो, बी का सदिश माइनस ए का सदिश, ए सी निकालिए, सी माइनस ए, और उसके बाद क्या कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट करके मार निकाल लीजिए, बटे आधा कर दीजिए, मतलब बटे 2 कर दीजिए, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमारे समझ से किसी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट के हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 नंबर वाले टोटल भैया 10 प्रश्न आते हैं, आप सभी लोगों को पता है 5 नंबर वाले टोटल 10 प्रश्न आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट के देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट निश्चित समाकलन का एक क्वेश्चन है, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, लिमिट दी गई है 0 से π/4, ठीक है, और लॉग दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है 1 + tan x, क्या दिया गया 1 + tan x dx बराबर π/8, और यहाँ पर दिया गया log e⁻², ये दिया गया है। आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है भैया, सिद्ध करनी है, और कोई दिक्कत नहीं सिद्ध करने में। इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने निश्चित समाकलन की मैराथन क्लास में बताया है, अगर आप लोग हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को मैंने एक प्रगुण बताया है। देखिए LHS ले लेंगे हम पहले। LHS में क्या है, लिमिट 0 to π/4, इसको i के बराबर मान लेते हैं, log 1 + tan x dx। प्रगुण मैंने बताया है, गिर गया। प्रगुण मैंने आप सभी लोगों को बताया है, क्या बताया कि लिमिट 0 to a हो fx dx हो, तो प्रगुण ये कहता है कि लिमिट 0 to a f x के स्थान पर अपर लिमिट -x आप लिख सकते हैं। ये प्रगुण बहुत ज़्यादा यूज है निश्चित समाकलन में, सबसे ज़्यादा। तो i बराबर लिमिट 0 to π/4 log 1 + जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे हम, x कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा dx। अपर लिमिट π/4 थी, i बराबर लिमिट 0 to π/4, ये हो जाएगा log ब्रैकेट के अंदर 1 + tan a - b का फार्मूला जानते हो, tan a है ना माइनस tan b बटे में 1 + tan a इंटू में tan b, b के स्थान पर x है। कितना सिंपल। i बराबर लिमिट 0 to π/4, ये हो जाएगा log ब्रैकेट में, देखिए इसको आप लिख सकते हो 1 + tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan x, और बटे में कितना हो जाएगा 1 + tan x। इसे आप सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, और इंटू में भैया dx भी है, इंटू में dx भी है। तो ये i बराबर आपका आ जाएगा लिमिट 0 to π/4, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा log ब्रैकेट में आ जाइए, इसको इधर देखिए 1 + tan x हो जाएगा, तो 1 + tan x + 1 माइनस tan x, और पूरे बटे में 1 + tan x, और ये आपका हो जाएगा dx। हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा। तो यहाँ पर +tan x - tan x 0 हो जाएगा आपका।
ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और लॉग ऊपर हो जाएगा 112 अपान में 1 प्लस कितना हो जाएगा tan x dx। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? ठीक, यहाँ तक मानते हैं। अब आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आई बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई 4 लॉग m अपान n का फार्मूला लगा देंगे log 2, है ना, और ये आपका हो जाएगा dx माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई 4 माइनस लॉग n के स्थान पर कितना है 1 प्लस tan x और ये आपका हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? अब आप देखिए ये वही चीज़ आ गई, यहाँ पर आपने आई माना था, यहाँ पर माना नहीं था तो माना आई बराबर, तो इसके स्थान पर आई ले सकते हैं। यहाँ पर log 2 आपका हो जाएगा बाहर, dx का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा, इसके स्थान पर आई लिखा जा सकता है। इस आई को इधर ले आएंगे तो आई हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा log 2 और x के स्थान पर अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट यानी 0। अब ये आपका हो जाएगा आई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए पाई बाई 4 आएगा बाहर और 2 भी नीचे आ जाएगा, तो ये पाई बाई कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा log 2। और आपको RHS में पाई बाई 8 log 2 भी ही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है प्रूफ। हमारे समस्या इस क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका है न्यूनतमीकरण, याद कीजिए रैखिक प्रोग्रामन की समस्या। हजारों बार भैया बता चुके हैं रैखिक प्रोग्रामन की समस्या सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, पहले असमीकाओं को समीकरणों में बदलना है, बिंदु निकालना, ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, उसके बाद चेक करना ओरिजिन पॉइंट क्षेत्र में आता है कि नहीं आता, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसके बाद कोणीय बिंदु याद करके जड़ का अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण याद कर लेना है। यह मैंने कई बार आपको बताया, हर एक सेट में क्वेश्चन मिलेगा, तो इसे मैं यहाँ पर नहीं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ना ये अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण वाला मैं कराऊंगा और ना मैं आपको रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व कराऊंगा, आप भी वाला। ये हर एक सेट में क्वेश्चन मिलता है और ये एकदम निश्चित है कि आना ही आना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, हमने पिछले सेट में भी आपको बताया है, तो बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक न्यूनतम दूरी वाला आता है, वो क्वेश्चन भी आता है। तो ये 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स है जिनका आना एकदम तय है, 3 में से चाहे एक ही आए, ठीक। तो इनको बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगला गा पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सभी विद्यार्थी, हमें पता है कि रैखिक प्रोग्रामन की समस्या हर एक विद्यार्थी सॉल्व कर लेगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन जो पेपर में निश्चित क्वेश्चन है, ठीक, उनको बार बार सॉल्व कराने का कोई उद्देश्य नहीं, ठीक है। यहाँ पर फालतू का समय जो है लॉस होगा। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण, उन्हीं की प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गा पार्ट में एक गुब्बारा दिया गया और इस क्वेश्चन को मैंने आपको राशियों में परिवर्तन की दर अवकलन के प्रयोग वाला चैप्टर पढ़ाया, वहाँ पर भी पढ़ाया इसको। इसमें लिखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या बदल सकती है। त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारा के त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर निकालिए। निकालना त्रिज्या के सापेक्ष है, आयतन परिवर्तन की दर का मतलब dv/dr का मान निकालना है आपको, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जब त्रिज्या r बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, तब आपको dv/dr का मान निकालना। त्रिज्या के सापेक्ष का मतलब dr बटे में होगा, किसमें आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है, अर्थात dv/dr का मान निकालना है, ठीक। तो गुब्बारा गोलाकार रहता है, तो गोले का जो आयतन होता है, सिंपल सी बात है, गोले का आयतन v बराबर कितना होता है, आप कहेंगे 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। इसका क्या कर देंगे, r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तभी तो मैं dv/dr मिलेगा। r के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं भैया अवकलन करने पर, ठीक। जब r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये सब वन शॉट में आपको मिल जाएगा। dv/dr अचर पद बाहर कर लेंगे, 4/3 पाई बाहर हो जाएगा। r क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r², r का अगेन करेंगे तो r का r के सापेक्ष 1 होता है, ठीक। तो हमको चाहिए dv/dr, यही तो चाहिए। ये हो गया 4/3 पाई और 3 गुणे r का मान कितना रखना, 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10, 3 से 3 कैंसिल। dv/dr हमें मिल चुका है 4 और 10 दाम 100, 100 और ये हो जाएगा 4 का गुणा 400 पाई। आयतन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, और दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दर सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों का सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब आयतन का हो गया, बट्टे में दूरी सेंटीमीटर ही है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई,
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स लेस देन टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन, दो फलन दिए गए हैं, एक बार ग्रेटर देन के लिए, एक बार लेस देन के लिए और इक्वल टू के लिए। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करना है। किसकी जांच करना है आपको? अवकलनीयता की। अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमको LHD और RHD निकालना होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, जो फलन दिया गया उसे नोट कर लेते हैं। फलन f(x) बराबर आपको क्या परिभाषित है? यहाँ पर दोनों फलन अलग अलग दिए गए हैं, ठीक, x प्लस टू, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स लेस देन टू और x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। x बराबर 2 पर आपको क्या करना है? अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो यहाँ पर निकालेंगे x बराबर 2 पर LHD निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिएशन जिसे आप कहते हो, ठीक है। LHD में क्या करते हैं? यहाँ पर सूत्र लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद लिखते हैं f, क्या लिखते हैं? f अपर जो लिमिट होती है लिमिट माइनस h माइनस उस लिमिट पर फलन की वैल्यू और बट्टे में क्या लिखते हैं भैया? माइनस h। अच्छा, RHD में क्या करते हैं? लिमिट प्लस h करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर देखिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन वाला फलन लिया जाएगा x प्लस टू। एक्स प्लस टू में हम x के स्थान पर 2 माइनस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h x के स्थान पर और प्लस कितना है? 2 है कि नहीं, फिर माइनस f2, यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे जब, तो 2 प्लस 2 कितना आएगा? 4 आएगा, बटे में माइनस का h। यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा माइनस h माइनस 4 और बटे में माइनस h। बताओ, इतना ही तो बचेगा भाई। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है शायद। गड़बड़ हुआ भैया। गड़बड़ क्या हुआ? देखो x के स्थान पर 2 माइनस h हमने रख दिया, फिर प्लस आपका कितना है? 2 माइनस h रखने के बाद प्लस आपका 2 है कि नहीं, और माइनस f2 मतलब x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 2 4, सही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 माइनस h और यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा, बट्टे में कितना हो जाएगा? माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, -4 + 4 0 हो जाएगा, माइनस h बटे में माइनस h, कैंसिल करोगे ये 1 आएगा आपका। ये कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, RHD निकालते हैं। RHD राइट हैंड डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f जो लिमिट है उसमें हम प्लस करेंगे और माइनस उस लिमिट पर वैल्यू और बट्टे में प्लस का h लिखते हैं, यहाँ पर प्लस का h रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फलन है RHD के लिए वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स के स्थान पर आपको 2 प्लस h रखना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 1 माइनस f2, 2 रखिए इसमें, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 आएगा, तो ये 3 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। ये इस तरीके से RHD सॉल्व करते हैं। चलिए इधर आपको बता देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा? 4 प्लस h स्क्वायर प्लस का 4h आएगा। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। चलो इधर दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर सॉल्व करें, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है ना, इधर रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू h यानी हो जाएगा 4h और माइनस का 1 और माइनस का 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा? प्लस का h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 हो जाएगा, 3 1 ये माइनस का 4 और प्लस का 4 ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर h कॉमन ले लेंगे तो ये h प्लस कितना बचेगा? 4 और नीचे भी h से h कैंसिल, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h या h प्लस 4, h की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 4। अब आप कहोगे चूंकि लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिएशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफ्रेंसिएशन, अब देखिए LHD में वैल्यू जो आई है वो 1 आई है, RHD में जो वैल्यू आई वो 4 आई है।
अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। क्या नहीं भैया? अवकलनीय नहीं है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसमें जो ये जो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अंगा पार्ट, ये जो दिया गया ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे क्योंकि मैं हजारों बार बता चुका हूँ आपको। रैखिक अवकल समीकरण x dy/dx प्लस 2y बराबर x² log x, ये क्वेश्चन आप सभी लोग कीजिए पहले। ये रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये रैखिक अवकल समीकरण अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वन शॉट देख लीजिए, वहाँ पर मैंने रैखिक अवकल समीकरण को हल करना बताया है। तो इस सवाल को आप वहाँ से लगा लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, जो आगे मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो 8 नंबर वाले हैं। 5 नंबर वाले सारे हो गए ख़त्म, क्योंकि 5 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आते हैं भैया? 10 क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर का टोटल वेटेज होता है। क्यों? अब चलिए 8 नंबर वाले जो प्रश्न है बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 8 नंबर वाले प्रश्न अक्सर जो है रिपीट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, 7वें में लिखा कोई एक खंड करना है, तो 2 होंगे, एक करना होगा। इसमें पहला दिया है सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 to π/2 log cos x बराबर -π/2 log 2। ये log sin x हो या log cos x हो, सेम ही बात है, ठीक है। और मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो 7वें के जैसे का पार्ट है, मैं इसको एक बार अगेन यहाँ पर लगाए दे रहा हूँ। अब अगर ये दोबारा रिपीट होगा तो याद रखिएगा हम इसको दोबारा नहीं बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते ही हैं। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। क्या करना भाई? सिद्ध ही करना है। हाँ, सिद्ध करना है लिमिट 0 to π/2 और यहाँ पर दिया गया log cos x। log sin x भी होगा तब भी इतनी ही वैल्यू आएगी, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही, log cos x है, dx बराबर कितना है आपका -π/2 log 2, ठीक। ये चीज़ सिद्ध करना है, चाहे log cos x है चाहे log sin x, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। हम LHS ले लेंगे। LHS में जो भी आपका दिया गया फलन उसको i के बराबर मान लेंगे। लिमिट 0 to π/2, ये हो जाएगा log cos x dx। यहाँ पर हम प्रगुण यूज करेंगे। प्रगुण सभी लोगों को पता है कि लिमिट 0 to a fx dx जो होता है वो किसके बराबर होता है? लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स dx के बराबर होता है। इस प्रगुण का यूज सबसे ज़्यादा होता है भाई। चलिए यहाँ पर अब आपका हो जाएगा i = यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट 0 to π/2 है ना, log cos, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट π/2 और -x dx कर दीजिए। ये हो जाएगा i = लिमिट 0 to π/2 log cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा के स्थान पर x है dx। इसको भैया समीकरण 2 मानिए, इसको समीकरण 1 मानिए। और वही पुराना काम जो निश्चित समाकलन में करते आए हो, समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i और i मिलके आपका हो जाएगा 2i बराबर, लिमिट दोनों की सेम है तो एक लिमिट ले लेंगे 0 से π/2, log sin x और log cos x दोनों को जोड़ेंगे तो log m + log n किसके बराबर हो जाएगा? log mn। लिख दें डायरेक्ट, sin x × में cos x। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं log mn, यहाँ पर फार्मूला लगाया है, log m + log n दोनों को जोड़ेंगे ना तो log mn, m के स्थान पर sin x, n के स्थान पर cos x। अब क्या करेंगे? देखिए 2i बराबर, थोड़ा सा भी त्रिकोणमिति आती होगी तो हल्का सा दिमाग लगाना है आपको, 0 से π/2, ये आपका हो जाएगा log, ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहीं पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से कर दिए भाग, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब ये बन जाएगा 2 sin x × cos x, ये फार्मूला बन जाएगा sin 2x का और बट्टे में आपका 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। 2i बराबर, ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 to π/2 log sin 2x dx अलग हो जाएगा। यहाँ पर log m/n का फार्मूला लगा रहे हैं, log m/n होता है log m - log n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 और log n के स्थान पर 2 और dx। कितना सिंपल है भाई। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 है ना। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई? अब यहाँ से आपको समझना है, यहाँ पर log sin 2x है, क्या है भाई? log sin 2x, गलती नहीं कीजिएगा भाई, dx, ठीक। तो यहाँ पर मानेंगे 2x बराबर t, कितना मानेंगे? 2x बराबर t। तो यहाँ से आपका dx बराबर आ जाएगा dt/2।
लेकिन जहाँ पर प्रतिस्थापन करते हैं तो वहाँ से हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 to π/2 log साइन, है ना, और 2x के स्थान पर t और dx के स्थान पर हो जाएगा dt अपान में 2। ओके, dt/2 है, ये साइन t के बट्टे में 2 नहीं है, dt/2। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस log 2 आ जाएगा बाहर, dx का समाकलन हो जाएगा x, लिमिट है 0 to π/2। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा इस सवाल को। तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर, अचर पद बाहर कर लेंगे 1/2, लिमिट 0 to π/2, ये हो जाएगा log, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लीजिए, 2x बराबर t है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर अगर हम बात करें x बराबर 0 तो t का मान भी कितना आएगा, 0। देखो x का मान 0 रखोगे तो t का मान 0, तो जो लोअर लिमिट है वो नहीं चेंज होगी। लेकिन जब x का मान हम कितना लेंगे, अपर लिमिट में π/2, तो यहाँ से t का मान बदल जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई। देखो x के स्थान पर π/2 लोगे, 2 से 2 कैंसिल, t बराबर आ जाएगा पाई। तो लिमिट चेंज कर लेंगे तो बाद में कोई झमेला नहीं रहेगा। चलो लिमिट भी हमने चेंज कर लिया यहाँ पर। ओके, लिमिट हो जाएगी 0 to π। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हो जाएगा log साइन t dt और माइनस log 2, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पर रखेंगे, π/2 माइनस 0। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, एक प्रगुण होता है। प्रगुण क्या होता है, अगर लिमिट 0 to 2a fx dx हो तो ये बन जाती है 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to a fx dx बन जाती है। बशर्ते फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि अगर f2a माइनस x की वैल्यू निकाली जाए तो वह fx ही आनी चाहिए। तो इस प्रगुण का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिए तो आप पर 2a के स्थान पर पाई है, तो जब हम log साइन t के स्थान पर पाई माइनस टी निकालेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा साइन टी ही तो होगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर log साइन t के स्थान पर पाई माइनस टी रखेंगे तो ये वही रहेगा, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2i बराबर 1/2, 2 यही प्रगुण लगा देंगे, 2 आगे आ जाएगा और लिमिट में क्या हो जाएगा, आधा। देखो 2a था तो ये हो गया a, तो यहाँ पाई है तो कितना हो जाएगा, π/2, और ये 0 हो जाएगा, fx यानी log साइन t और dt हो जाएगा, माइनस log 2 और गुणे में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा π/2। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब आगे इस सवाल को हम सॉल्व करते, इधर थोड़ा रफ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए 2i बराबर आपका हो जाएगा लिमिट 0 to, इसको थोड़ा लाइन खींच देते हैं, 0 to π/2 log साइन t, है ना, और ये आपका हो जाएगा dt माइनस ये आपका हो जाएगा log 2 और इनटू में कितना भाई, π/2। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं ए बी प्रगुण आप लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट 0 to a हो, एफ टी डी टी हो, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 to a fx dx, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर, इसके स्थान पर लिख सकते हैं लिमिट 0 to π/2 log साइन x dx लिखा जा सकता है, और ये आपका हो गया π/2 log 2, π/2 आगे लिख लिया। अब देखो समीकरण 1 में इसको आपने माना था, क्या माना था, इसको आपने i के बराबर माना था भाई। कॉस कोई चेंज किया था तो ये आया था कि नहीं आया था, तो इसके स्थान पर i लिख सकते हो, 2i बराबर i माइनस π/2, क्योंकि हम यहाँ पर रफ कर चुके हैं, और ये आपका हो जाएगा log 2। i इधर आ जाएगा तो 2i से i घट जाएगा बराबर माइनस π/2, कितना हो जाएगा, log 2। 2i से i जाएगा, i बराबर माइनस π/2 log 2। और आप देख सकते हो यही चीज़ आपको यहाँ पर क्या लानी थी, प्रूफ करनी थी। RHS में यही चीज़ तो लानी थी, माइनस π/2 log 2। तो ये 8 नंबर का भैया क्वेश्चन होता है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई बात तो समझ में कि नहीं समझ में आई? अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है इसके बाद, वो भी एक तगड़ा क्वेश्चन है। मॉडल पेपर को सॉल्व करने का यही फ़ायदा है, जितने तगड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनका रिवीजन हो जाता है और ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन रिपीट आखिर हो कहाँ से रहा है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट चैप्टर के लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं, इसकी आप सभी लोगों को एक हम मैराथन क्लास देंगे।
मतलब इसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थियों को जो है उच्च निम्नलिखित के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको 1 से 2 दिन में इसकी क्लास मिल जाएगी, प्रायिकता की भी क्लास मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा जितना मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कहा गया है, ये बहुत आसान होते हैं, पता नहीं क्यों कठिन लगते हैं आप लोगों को। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। उच्चिष्ट निम्निष्ट का अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी। यह है आपका 7वें का खा पाठ, 7वें का खा पाठ। इसमें उन्होंने कहा सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दी मतलब L आपको रखना है, महत्तम आयतन आपको दिखाना है तिर्यक ऊंचाई के हिसाब से। तो यहाँ पर एक भैया शंकु बना लेते हैं, शंकु की बात हुई है, ये शंकु हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई। ऊंचाई को h से व्यक्त कर लिया, लेकिन ऊंचाई और त्रिज्या मेंशन करने के लिए नहीं बोला गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि तिर्यक ऊंचाई, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई से ही आपको काम चलाना है। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। अर्ध शीर्ष कोण ये होगा, आई बात समझ में, शीर्ष का आधा, अर्ध शीर्ष कोण ये होगा। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग सूत्र जानते हो, साइन थीटा बराबर थीटा के सामने बुझा लंब, बाकी कड़ तो निश्चित होती, तो लंब r बटे में कड़ L। ठीक, तो यहाँ से r बराबर निकालेंगे तो L साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। r का मान निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पर r और h मेंशन करने के लिए नहीं बोला गया है, तिर्यक ऊंचाई मेंशन करना है। तो यहाँ से cos थीटा अगर लगाएंगे तो cos थीटा बराबर आधार बटे कड़, मतलब h बटे में L। तो यहाँ से हम कह सकते हैं h बराबर आ जाएगा L cos थीटा। पहले दोनों का मान तो हम निकाल लें। अब हम जानते हैं, देखिए शंकु का आयतन, हम डायरेक्ट लिखते हैं, शंकु का आयतन हमें महत्तम दिखाना है। तो शंकु का आयतन V बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, हर एक विद्यार्थी जानता है। इसे महत्तम दिखाना हमें किस पर, थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर। तो यहाँ पर देखिए हम एक बार जब यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हैं V बराबर 1/3 पाई, हमको r और h की बात ही नहीं की गई है, तिर्यक ऊंचाई के पदों में लाना है। तो r की वैल्यू मैंने तिर्यक ऊंचाई के पदों में निकाल ली है L साइन थीटा, इसका कर देंगे स्क्वायर, h का मान मैंने निकाला है L कॉस थीटा। तो ये आपका आ जाएगा V बराबर 1/3 पाई, L का गुणा कितना हो जाएगा L क्यूब, देखिए L स्क्वायर होगा यहाँ पर L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, और कितना आपका हो जाएगा कॉस थीटा। किसी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हमको इसको क्या दिखाना है भैया, महत्तम। प्रश्न में बोला गया है कि महत्तम दिखाइए, तो हम करेंगे क्या, देखिए वही पुराना काम, उच्च निम्नलिखित के लिए एक बार अवकलन करेंगे, चूंकि थीटा के पदों में है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dv बाई डी थीटा 1/3 पाई L क्यूब, अचर पद बाहर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड मान करके हम अवकलन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा छूटेगा, कॉस थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्लियर। फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड हमारा कॉस थीटा छूटेगा, साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का अगेन करेंगे तो कॉस थीटा। अब ये आपका हो गया dv बाई डी थीटा बराबर 1/3 और पाई L क्यूब, ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन क्यूब थीटा और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में आपका हो गया साइन थीटा। बताइए बात समझ में आई। अब इसको मानेंगे समीकरण 1। उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए एक बार जो अवकलन करते हैं उसको 0 बराबर दिखाते हैं, लेकिन हमको दोबारा अवकलन करना है, वहीं से तो पता चलेगा कि उच्चिष्ट के निम्निष्ट, और हमको इस आयतन को महत्तम दिखाना नहीं उच्चिष्ट दिखाना। तो यहाँ पर पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन, पुनः थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे भैया, अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2v बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा पाई L क्यूब बाई 3। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब साइन क्यूब थीटा का आप अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अगेन करोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस लगा था उसे लगा दीजिए, प्लस 2 आप बाहर कर लीजिए। अगर आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का अभी अवकलन करना होता तो आप कैसे करते, पहले कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ते, साइन थीटा का अवकलन करते, कितना हो जाता कॉस थीटा, फिर प्लस लगाते, साइन थीटा छोड़ते
और कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन कितना हो जाता है 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अगेन करते हैं साइन थीटा, लेकिन माइनस का, तो यहाँ माइनस चिन्ह लग जाता, यानी ये आपका आ जाता कॉस क्यूब थीटा, और आपका कितना आ जाता भाई, आपका आ जाता माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये आपका आता। ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप, तो इसका अवकलन हमने कर लिया, अलग कर लिया, और डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका हो जाएगा d2v बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर पाई एल क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और इंटू में कॉस थीटा प्लस, अब देखिए आपका हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 2 का गुणा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। हो गया। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक। थोड़ा सा भैया रफ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास प्लेस कम है। चलिए रफ कर देते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर समझा ही चुके हैं तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, फिगर को रफ कर देते हैं। हमको केवल आयतन को ही तो महत्तम दिखाना है जब थीटा बराबर tan इनवर्स √2 आए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, d2v बाई डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेंगे तो आएगा पाई एल क्यूब बटे में 3, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में भैया कॉस थीटा। थोड़ा अगर छोटा दिख रहा हो तो स्क्रीन को रोटेट कर लेना आप, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना। देखिए -3 और -4 जुड़ेगा -7 हो जाएगा, तो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ तक हर एक विद्यार्थी तो करेगा ही उच्चिष्ट निम्निष्ट के कॉन्सेप्ट से। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए या महत्तम व न्यूनतम मान के लिए एक बार जो अवकलन किए होते हैं, एक बार अवकलन कहाँ किए, समीकरण 1 का, हम क्या करते हैं उसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं। जब 0 के बराबर दिखाएंगे तो ये है पाई एल क्यूब बटे में कितना है 3, और ये आपका है, इन दोनों में कॉमन भी मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा कॉमन, साइन थीटा। देखिए इन दोनों में साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। यही तो डी बाई डी थीटा का मान है, इसमें साइन का अमल ले लिया है, वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको 0 बराबर दिखाएंगे, ये सब उधर चला जाएगा। ये बचेगा साइन थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। एक बार हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 0 होगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा 0, इसको भी तो 0 बराबर दिखाएंगे। और एक बार हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 0 बराबर दिखाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, कॉस उधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बराबर साइन बटे कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर आएगा तो √2 बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से कह सकते हैं थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स √2, कितना हो जाएगा tan इनवर्स √2, tan उधर जाएगा tan इनवर्स √2। अब दो वैल्यू पर हमें ये चेक करना है कि d2v बाई डी थीटा स्क्वायर का मान किस पर महत्तम है। तो देखिए सिद्धि करना है कि इस पर महत्तम है, तो सीधी सी बात, आपको कुछ भी ना समझ में आए तब भी आपको करना वही है, थीटा बराबर 0 पर लिखोगे, थीटा बराबर 0 पर जो d2v बाई डी थीटा स्क्वायर का मान है वो क्या है, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब निम्निष्ठ है, धनात्मक है। तो निम्निष्ठ को तो हमें दिखाना नहीं है, हमको उच्चिष्ट के लिए महत्तम आयतन दिखाना है, तथा थीटा बराबर, आप चेक कर लीजिएगा, थीटा बराबर 0 रखोगे निम्निष्ठ ही आएगा, धनात्मक संख्या आएगी कुछ भी आए। थीटा बराबर यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स √2 पर, अब आप कहोगे tan इनवर्स √2 तो सर जी रख नहीं सकते हैं, लेकिन भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा तो रखा जा सकता है। तो वही चीज़ किससे, तो ये चीज़ आई है, थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर रख के देख लीजिए यहाँ पर कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखिए
साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आएगा कितना, हम आपको दिखा देते हैं, नहीं आपको लगेगा हम डायरेक्ट कर दिए। तो ये हो जाएगा पाई एल क्यूब बटे 3 तो बाहर रहेगा ही, और ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर जब साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भैया, 14 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा कि नहीं, माइनस का 14 कॉस क्यूब थीटा, और -14 से प्लस का 2 कॉस क्यूब जाएगा तो माइनस का 12 ही तो आएगा। तो ये आएगा आखिरी में माइनस का 12 कॉस क्यूब थीटा और पाई एल क्यूब बटे में 3। ये वैल्यू आई कैसी, ऋणात्मक, वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक। तो हम कहेंगे कि थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर जो d2y बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू आई वो ऋणात्मक आई है। ऋणात्मक का मतलब इस वैल्यू पर जो आयतन है वो क्या है, महत्तम है। अतः हम लिखेंगे अतः थीटा बराबर tan इनवर्स √2 के लिए जो शंकु का आयतन है महत्तम है। बस यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। बताओ कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और कुछ भी तो नहीं था, वही आपको आयतन, जैसे उन्होंने कहा कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई के पदों में आयतन का सूत्र लाना है, लगा करके 2 बार इसका क्या करना है, घटाक से अवकलन करके, और 1 बार अवकलन को 0 दिखा करके वैल्यू निकाल करके उच्च निम्निष्ठ दिखाना है। सिंपल सी बात है। आप सभी लोग 1 शॉट क्लास किए होंगे तो उसमें मैंने उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को बहुत अच्छे से समझाया, और जब आप क्लास ही नहीं करेंगे तो हम भाई क्या बता सकते हैं। ठीक है, मैं तो आप लोगों को बार बार प्रेरित करता हूं कि 1 शॉट क्लास से मैंने बहुत ही मेहनत से चुनिंदा हुए प्रश्न को बताया है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इसको यहां पर रफ कर देते हैं हम। ठीक है, अब मैंने देखिए कई बार आपको बताया कि हर सेट में न्यूनतम दूरी और क्या कहते हैं वो रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय, ये क्वेश्चन अगर कहीं भी किसी भी सेट में आते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने हजारों बार इन दोनों क्वेश्चनों को बताया है, न्यूनतम दूरी और रैखिक समीकरण निकाय। तो आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, इसमें पहले पूछा गया कि रैखिक समीकरण निकाय को आप भी इससे हल कीजिए, जो कि आप स्वयं करेंगे। मैंने कई बार क्लास में आपको बताया है, आप सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, 1 शॉट देख लीजिए, हर जगह मैंने आपको बताया है। उसके बाद निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, पता नहीं कितनी बार हो चुका है, 2023 के 7 सेट हल कराए, कितनी बार मैंने आपको ये पढ़ाया है। आगे बात करते हैं अनसॉल्व पेपर की भी 2023 के 7 सेट हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 पार्ट दिए गए हैं और 1 क्वेश्चन करना है। ठीक, जैसे यहाँ पर अवकलन का दिया गया, सभी विद्यार्थी अवकलन का ही करेंगे। 9 का पार्ट लिखा है, यदि y = log x की पावर होल पावर x है और प्लस x की पावर log x, ये केवल इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा बड़ा जाएगा, बाकी है कुछ नहीं। आपको निकालना है तो d/dx। अब ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको बताना पड़े तो बेकार है। मैं आपको हिंट देता हूँ, आप सभी लोग कर लेंगे। अवकलन है भैया, देखो आपको करना क्या है, इसको मान लेना u1 बराबर मान लेना log x की पावर x, इसको u1 मान लेना, और जब चर की पावर 4 होती है तो log लेकर के अवकलन करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा log u1 बराबर, ये हो जाएगा x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। अब इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 1/u1 और u1 का हो जाएगा du1/dx। यहाँ पर फर्स्ट मानोगे x को, log x को मानोगे सेकंड, तो ये हो जाएगा 1/log x, log x का अगेन करोगे तो 1/x, प्लस लगाओगे log x आपका छूटेगा और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। ये x कैंसिल, तो यहाँ से du1/dx की वैल्यू आ जाएगी, u1 उधर चला जाएगा गुणे में, 1/log x प्लस log x, ये आपका हो जाएगा। क्लियर? अब u1 की वैल्यू उठा के रख देंगे तो du1/dx, u1 की वैल्यू कितनी मानी हमने, log x की पावर x, ब्रैकेट में 1/log x प्लस log x। अब बहुत ध्यान से समझिए, मैंने एक फलन का अवकलन किया इस तरीके से, इसी तरीके से आप सेकंड फलन का अवकलन करोगे log लेकर के, तो दोनों अवकलनों को जोड़ करके यहाँ पर लिख देना, बस इस फलन का अवकलन हो जाएगा d/dx। कितना सिंपल क्वेश्चन बताइए, इसको भी बताने की जरूरत है। चलिए भाई इसको देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब 9 के खा पार्ट को भी देख लेते हैं भाई हम। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन समाकलन का क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। तो हम देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट इसलिए सॉल्व करा देते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर ले जाएं। समझ रहे हो ना, आपको प्रैक्टिस हम करा रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। यहाँ पर i बराबर हमें समाकलन करना है x + 2 और बटे में √x² + 2x + 3, और ये आपका हो जाएगा dx।
आपको समाकलन में एक टाइप बताया गया होगा कि जब पी एक्स प्लस क्यू अपान में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई फलन दिया हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो अंश होता है पी एक्स प्लस क्यू के रूप का, इसको मानते हैं ए, इंटू में अवकलन करते हैं किसका भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस बी। अंश को हम इस तरीके से मानते हैं a इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अवकलित प्लस b, ये माना जाता है इस टाइप के समाकलन में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 2 a, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 2x का x के सापेक्ष 1, 3 का 0 और प्लस b। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 2ax प्लस 2a प्लस b। अब हम दोनों पक्षों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो 2a बराबर आ जाएगा 1, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो a बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2a प्लस b बराबर आपका आ जाएगा 2, तो a का मान रख देंगे 1/2, 1/2 रखेंगे तो एक ये आपका 2a का मान 1 हो जाएगा, प्लस b बराबर 2, तो b बराबर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको करना क्या, जैसे माने हो तभी आपका हो जाएगा i बराबर 2x प्लस 2 को आपने किसके बराबर माना था, a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, और फिर इसका अवकलन कितना आएगा 2x प्लस 2 बटे में कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ओके, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा a के स्थान पर हमने क्या किया है, देखो a इंटू में इसका गुणांक प्लस b भी तो था, तो प्लस b की वैल्यू कितनी 1 और बटे में अंडर रूट तो आपका वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब आसानी के साथ दोनों का समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे वाले को t मानिए, उसका अवकल गुणांक ऊपर उपस्थित है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, होल स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। बस दोनों का समाकलन आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मेरा जितना काम था मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसे सवाल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। आंशिक भिन्न वाले की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी सभी विद्यार्थी में कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।